जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन के जो है इंडिपेंडेंट होने वाले तमाम प्रावधानों के बारे में और संविधान में क्या क्या ऐसा प्रोविजन दिए गए हैं जिसके अनुसार जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं या फिर जो इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग होता है, वह पूरी की पूरी जो है स्वतंत्रता के साथ और निष्पक्षता के साथ, मतलब इंडिपेंडेंटली और इम्पार्शियली जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है कंडक्ट करा सकें, अपने फंक्शंस, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। इसके लिए संविधान और आर्टिकल 324 में ऐसे कई एक जो है प्रावधान दिए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल 324 देखो, अगर हम यह बोल दें कि कोई भी, जैसे प्रीवियस हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि अगर हमने चुनाव आयोग गठन कर दिया है, जैसे चाइना वगैरह में है, और वहाँ अगर उसे हम स्वतंत्रता और स्वायत्तता ही प्रदान ना करें, अगर ऑटोनॉमी और उसकी कह सकते हैं कि कार्य करने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता ना दें, ठीक है, तो हम उसे अगर अपने दबाव में रखें, मतलब जो सरकार है वह उसे अपने दबाव में रखे, बार बार एक ही पार्टी को, एक ही व्यक्ति को अगर चुनाव या फिर सत्ता की गद्दी पे बैठा दे, तो फिर इलेक्शन कमीशन का होना या ना होना का कोई औचित्य ही नहीं रहता, ठीक है, वो बस नाम मात्र का होता है। लेकिन जैसे अमेरिका हो गया, भारत हो गया, यहाँ जो चुनाव आयोग होते हैं, इनको अपनी जो है एक शक्ति प्रदान की गई है, इनका दायित्व दिया गया है, और साथ साथ संविधान में यह प्रावधान भी दिए गए हैं ताकि वह एकदम बिना किसी डर भय के एकदम स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से, निष्पक्ष रूप से जो है चुनाव का जो प्रक्रिया है उसे पूरा करे। तमाम प्रोसीड्यूर्स, जो फंक्शंस हैं, रोल ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंडक्टिंग द इलेक्शंस ऑफ द स्टेट और सेंटर, उसे जो है पूरी अच्छी तरीके से जो है बिना किसी फियर के वो कंडक्ट करा सके। तो देखिए अनुच्छेद 324 में जो है प्रावधान दिए गए हैं जो सेफ गार्ड एंड इंश्योर इंडिपेंडेंट। सेफ गार्ड मतलब सुरक्षा प्रदान करना। अब जैसे देखो, कोई अभी जैसे सरकार में है और सरकार जो है दबाव बनाएगी इलेक्शन कमिश्नर पर कि भाई आपको हमारा ही चुनाव जिताना होगा, अगर नहीं जिताए तो तुम्हें हम ऑफिस से हटा देंगे, तुम्हें हम नौकरी से निकाल देंगे, या फिर तुम्हें हम जेल में डाल देंगे। मतलब एक प्रकार के जो है इस प्रकार का धमकी भरा कोई भी हम अपने इलेक्शन कमिश्नर को नहीं कह सकते, क्योंकि संविधान में इसकी जो है प्रावधान ऑलरेडी किया जा चुका है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही, कि भाई यह जो है हम प्रावधान बनाते हैं। इस परिस्थितियों में अगर कभी भी इन फ्यूचर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है तो चुनाव आयोग जो है फिम होकर, डिड होकर यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, और कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं कर सकती। अगर करती है तो फिर एज ए गार्जियन, ग्रांटर और डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड करार दे देगी। तो इन दैट केस जो है, क्योंकि संविधान के संगत भारत में सुप्रीम कौन है? संविधान। संविधान के अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता, तो संविधान में ही यह प्रावधान दिए गए हैं जो कि इसे निष्पक्ष और एक प्रकार से स्वतंत्र, स्वायत्त एक संवैधानिक जो है संस्था बनाया गया है, ठीक है। तो संविधान में सेफ गार्ड दिया गया है, इसे सुरक्षा प्रदान की गई, एक प्रकार से प्रोटेक्टिव और सेफ्टी वेल्व है, जो होता है ना, कवच होता है, देखते हो राजे महाराजे युद्ध लड़ने जाते हैं तो कवच लगा के जाते हैं, कुंडल वगैरह, कवच और कुंडल, तो वो सब किस लिए होता है? ताकि तीर या भाले डायरेक्ट हमारे जो है शरीर में प्रवेश ना कर सके, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो संविधान के भी प्रावधान दिए गए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग को हम एक प्रोटेक्टिव शील्ड और लेयर, सेफ्टी वेल्व की तरह हम उसको सुरक्षित रख सके। अगर वह सुरक्षित रहेगा तभी निष्पक्षित हम चुनाव की आशा और आकांक्षा कर सकते हैं, ठीक है। इंश्योर इंडिपेंडेंट, इसी प्रकार जो है इसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है ताकि इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन, ताकि जो है इम्पार्शियल होकर, निष्पक्ष होकर चुनाव आयोग अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिक्योरिटी ऑफ द टेन्योर, कि इनकी जो भी टर्म है, 6 साल का बेसिकली टर्म है, ठीक है, और या फिर कह सकते हैं कि 65 साल तक, मतलब 65 ईयर तक जब तक रहें तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, ठीक है। और इस सिक्योरिटी और टर्म्स का मतलब होता है कि बिना इसके, मतलब 6 साल या फिर मतलब 65 साल तक, इनसे पहले इन्हें कोई भी इनके पद से एक बार अगर यह पद पर बैठ गए तो हटा नहीं सकता,
ठीक है, तो वही है रिमूव्ड सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अगर इन्हें कोई हटाने का प्रयास भी करेगा तो उसी प्रोसीड्यूर को अपनाना होगा, उसी विधि को अपनाना होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का प्रक्रिया है, और वह है इम्पीचमेंट रिसोल्यूशन के जरिए पार्लियामेंट के दोनों सदनों में बहुमत के द्वारा, और बहुमत ही नहीं, स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 मेजोरिटी के साथ इन्हें इम्पीच करना होगा, जो कि इतना सरल नहीं होता है। आज तक कोई भी जज जो है न्यायाधीश का इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है, और ना ही किसी इलेक्शन कमिश्नर का। देखो, रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट सभी को मालूम है, अपॉइंटमेंट इनका प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, तो रिमूव उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। लेकिन प्रेसिडेंट अपने मन से नहीं कि भाई चलो हटा देते, नहीं, प्रेसिडेंट इन्हें तभी हटाएंगे, बेसिस रहेगा हटाने का रिसोल्यूशन पास्ड बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजोरिटी एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। देखो, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी का मतलब, इनकैपेसिटी तो समझ सकते हो कि कैपेसिटी नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्यवान नहीं है, मतलब चुनाव आयोग जो है समर्थ नहीं है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए। और दूसरा मिसबिहेवियर, मिसबिहेवियर मतलब मिस और बिहेवियर, उनका व्यवहार जो है अनुचित हो, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो ऐसा कोई होता नहीं है अब तो इस टेक्नोलॉजी के इरा में। और जो इस पद पर बैठ जाते हैं उन्हें पता होता है कि हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसकी गरिमा है, इसका सम्मान होना चाहिए। आज तक तो किसी ने घूस लेते नहीं पकड़ाया है, ठीक है। तो एक मतलब एक संवैधानिक पद होता है, उसकी गरिमा का यह स्वयं जो है आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और इनको हटाना इतना आसान नहीं है, सरल नहीं है। 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए दोनों सदनों में। इज दैट क्लियर? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों, बोथ द अपर हाउस एज वेल एज लोअर हाउस। आगे है सर्विस कंडीशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज आफ्टर अपॉइंटमेंट। और एक बार इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है, आफ्टर अपॉइंटमेंट, तो इनको सर्विस कह सकते हैं ना कि एक प्रकार जो इन्हें सर्विस अलॉट कर दी गई है उनमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। जैसे देखो होता है ना कि जितने भी IAS अधिकारी वगैरह होते हैं या फिर जो भी अदर मतलब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, उनका जो है तबादला वगैरह होते रहता है, इधर से उधर, इधर से उधर, मतलब वो होते रहता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, सिस्टम का एक हिस्सा है। लेकिन एक बार जो इलेक्शन कमीशन के पद पर जो आसीन हो जाएंगे उन्हें या तो 65 ईयर होने तक वो बने रहेंगे, ठीक है, या 6 साल तक वो अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे, या फिर उन्हें जब तक संसद के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत के साथ इम्पीच ना कर दिया जाए तब तक उन्हें उनके पद से कोई नहीं हटा सकता। इज दैट क्लियर? ठीक है। आगे है एनी रीजनल कमिश्नर। और मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, जब कंपोजिशन पढ़ रहे थे हम लोग इलेक्शन कमीशन का, तो उसमें पढ़े थे कि बहुत सारे ऐसे, जितने जैसे भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी कह सकते हैं पॉपुलेशन है, तब 3 लोग बैठकर ही तो पूरे के पूरे देश को हैंडल नहीं करेंगे। तो डिफरेंट जो रीजनल कमिश्नर का अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि बैठाना चाहिए ताकि जो वर्क लोड है उसको अच्छे से इलेक्शन कमिश्नर को असिस्ट कर सके, ठीक है, तो उनके लिए मतलब जो भी रीजनल कमिश्नर होंगे, इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनको अगर हटाना हो तो कांट रिमूव्ड, उन्हें भी इतना आसान नहीं है हटाना, अनटिल एंड अनलेस रिकमेंडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। एक बार तो प्रेसिडेंट इन्हें बैठा देते हैं, लेकिन इन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता है जब तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ना उन्हें प्रेसिडेंट को रिकमेंड करे, ठीक है। तो इनको भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का यह दायित्व होता है कि वही रिकमेंडेशन अगर देंगे तभी प्रेसिडेंट जो है उन्हें उनके पद से रिमूव कर सकते हैं। हालांकि ये तो कुछ प्रावधान दिए गए हैं, प्रोविजन दिए गए हैं ताकि इनकी स्वायत्तता, इंडिपेंडेंटली यह वर्क कर सकें और इम्पार्शियली, फ्री एंड फेयर, विदाउट एनी फियर इलेक्शन का कंडक्शन करवा सकें। लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी है। फ्लॉज मतलब कुछ कमियाँ, खामियाँ। जैसे देखो, नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन, लीगल, एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो इन तमाम लोगों के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए थे कि को जैसे प्रेसिडेंट होगा तो 35 साल की उम्र का होना चाहिए। इसी प्रकार जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी भी कुछ क्वालिफिकेशन होता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए कोई बेसिकली लीगल, शैक्षणिक और कह सकते हैं प्रशासनिक किसी भी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का यहाँ वर्णन नहीं मिलता।
लेकिन वैसे ही अधिकारी वगैरह होते हैं जो कह सकते हैं कि एकदम वरिष्ठ अधिकारी हो जाते हैं, रिटायर होने वाले रहते हैं, तो वैसे अधिकारियों को जो है उस पद पर बैठाया जाता है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं जो कि एकदम जिनके बाल पक गए हैं या फिर जो मतलब एकदम हो मतलब अब उनका रिटायर होने में 2, 4, 5 साल बाकी है, तब जो है उन्हें उस पद पर जो है उनकी बहाली मिलती है, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह के पद पर, या फिर जो चीफ सेक्रेटरी या कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह होते हैं। मतलब उस रैंक तक जाते जाते उतना उम्र हो ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते, वो लोग ग्राउंड लेवल से निकलते हैं, IAS अधिकारी वगैरह या फिर कोई भी जो इस पद पे बैठाए जाते हैं, उन्हें जो है इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी अनुभव हो चुका होता है। जैसे DM वगैरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड होते हैं ना इलेक्शन कमीशन का, तो कह सकते हैं उसी प्रकार जो है उनको जो है प्रशासनिक सेवा में बहुत बड़ा एक लंबा अनुभव होता है। तो कोई उसी, लेकिन फिर भी मतलब संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान जो नहीं है हम परंपरा के द्वारा उसे अपनाते हैं, कस्टम्स के द्वारा, कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है। आगे है नॉट स्पेसिफिक टर्म ऑफ द मेंबर। और जो देखो, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि 6 ईयर बेसिकली होगा जब कंपोजिशन, इसके फर्स्ट वीडियो को हम लोग ने पढ़ रहा था। लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे ना, जैसे रीजनल इलेक्शन कमिश्नर होंगे, तो इन सब चीज़ों का जो है टर्म डिफाइन नहीं किया गया है कि ये कितने टर्म तक जो है इनका ऑफिस होगा। तो ये कुछ खामियां भी हो सकता है। दूसरा है कि नॉट डिबेयर द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम फर्दर एनी अपॉइंटमेंट। अब जैसे हम लोग जज वगैरह के बारे में पढ़ा था कि एक बार जो न्यायाधीश होते हैं वो किसी फिर दूसरे पद पर उनकी तैनाती नहीं की जाती है उनके रिटायरमेंट होने के बाद। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ऐसा कोई प्रावधान है नहीं कि इलेक्शन कमिश्नर पद से जो रिटायर होंगे वो किसी अन्य पद पर उन्हें बैठाया नहीं जा सकता, ठीक है। हालांकि ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रावधान है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति जो इलेक्शन कमिश्नर के पद पर बैठे हों और वो कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाए हों भविष्य के पद और लालच के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसमें कुछ ऐसा एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि इस प्रावधानों का कुछ लिमिटेशंस माना गया है कि ये प्रावधान अगर इंक्लूड किए जाते तो शायद जो है इलेक्शन कमीशन और पूरा का पूरा चुनाव आयोग और निष्पक्ष होता। खैर अभी तक भारत की जो परिदृश्य के अगर रूप में बोलूँ तो मतलब अच्छी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन होता है, ट्रांजिशन ऑफ पावर बहुत स्मूथली होता है। देखते हो मल्टी पार्टी सिस्टम है, डिफरेंट इलेक्शन होते हैं, अब तो पंचायत लेवल भी इलेक्शन होने लगे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरी की पूरी कह सकते हैं कि इलेक्शन का जिम्मा सेंटर और स्टेट का चुनाव आयोग के पास होता है। और अब तक तो ये फ्री एंड फेयर ही करवाती रही। हालांकि ग्राउंड लेवल पर कुछ मैस्कुलर मतलब और मनी का मिसयूज होता है, बट इलेक्शन कमिश्नर अपने तरफ से कभी कोई मिसयूज करने का पावर नहीं करता। ऐसा नहीं कि जो कांग्रेस है तो कांग्रेस ही बनी रहेगी। बताओ इंदिरा गांधी ऐसी मतलब इमरजेंसी के बाद उसे हार का सामना करना पड़ा, फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आती है, मल्टी पार्टी कह सकते हैं कोलाइजन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, फिर बीजेपी की सरकार आती है, उसके बाद कांग्रेस की आती है, फिर बीजेपी की आती है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं फिर डिफरेंट स्टेट्स में हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है, ठीक है। किसी एक पार्टी की सरकार रहती है, दूसरी पार्टी की आती है। तो एक प्रकार से इसे एक इनफेयर कह सकते हैं ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन का होने के कारण ही हम लोग है निष्पक्ष चुनाव जो है में सम्मिलित होते हैं। देखते हो सबको अब तो वोटर आई कार्ड वगैरह भी आधार कार्ड से लिंक होने की बात कर रही है कि जो फॉर्जरी वोटर वगैरह है ना उसे जो है वो रिमूव हो जाएगा। इससे इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को और डेमोक्रेसी को लाइव रखने में, इसे सस्टेन और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसे जीवित रखने में। तो जहाँ भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वहीं जो है हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं कि तमाम मूल्यों उसकी अवधारणा को हम सुरक्षित रख पाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब हम इसके कुछ फंक्शंस, दायित्व, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल देन लाइक इट, शेयर इट एज वेल एज सब्सक्राइब इट, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ देयर वर एनी क्वेरीज, कमेंट, सजेशन, एडवाइस, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.